शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, नमस्कार नाजरीन। प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक का एक नया शुमारा लेकर हाजिर हूँ मैं मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि मुख्तलिफ़ हुकूमती मंसूबों से आपको रूशनास कराया जाए, पूरी जानकारी, पूरी मालूमात आपको उस ख़ास मंसूबों के मुतालिक फराहम की जा सके। ये इसलिए भी कि बहुत से सरकारी स्कीम्स के मुतालिक आप जानते ज़रूर हैं, मगर चूँकि उसकी पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंचती है तो उससे आप फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप उससे कुछ फ़ायदा नहीं ले पाते क्योंकि जानकारी आपके पास पूरी नहीं होती। तो ये प्रोग्राम इसीलिए होता है कि आपको पूरी मालूमात फराहम की जाए ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज जिस उन्वान के तहत हम गुफ्तगू करेंगे वो मंसूबा क्या है, वो है स्किल लोन स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना कहते हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत बहुत सी स्कीम्स हैं, उनमें ये भी है, और इसका मकसद ये है कि वैसे अफराद को माली इमदाद फराहम कराना जो कि फ़नी या पेशा वराना तालीम हासिल करना चाहते हैं। और ये तालीम सिर्फ़ उन लोगों को नहीं, ये माली इमदाद सिर्फ उन लोगों को नहीं बल्कि समाज के हर तबके को, और ख़ास तौर पर उस तबके को जो माशी तौर से कमज़ोर है। तो आज की गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। हमारे स्टूडियो में बेहद ही ख़ास मेहमान अनुराग अग्निहोत्री, डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। धन्यवाद। अब इस स्कीम के मुतालिक बातचीत करें इससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्कीम है क्या। आइए देखते हैं। साथियों, डायनामिक स्किलिंग आत्मनिर्भर भारत के लिए और ग्लोबल टैलेंट डिमांड के लिहाज से भी बहुत अहम है। पुराने जॉब रोल्स जिस तेजी से बदल रहे हैं, उनके अनुसार हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को तेजी से तैयार करना होगा। नए ख्याल, नए हुनर, नई उड़ान, इसे सोच के साथ हमारे मुल्क के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने जुलाई 2024 में नई मॉडल स्किल लोन स्कीम शुरू की है। पहले जहां स्किल कोर्सेज के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता था, इस स्कीम के तहत इस हद को बढ़ाकर 7,50,000 रुपए कर दिया गया है। Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans for helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies. I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. सबसे खास बात यह है कि ये कर्ज बगैर किसी गारंटी या कोलैटरल के दिया जाएगा। अब न सिर्फ बैंक बल्कि NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ये कर्ज दे सकेंगे। ये कदम उन तलबा के लिए बड़ी राहत है जो महंगे और एडवांस कोर्सेज जैसे AI, डेटा साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर वगैरह करना चाहते हैं। ये
हर साल तकरीबन 25,000 तलबा को फ़ायदा पहुंचाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जयंत चौधरी ने लॉन्च के मौके पर कहा कि ये स्कीम नौजवानों को माली ताकत देकर उन्हें फ्यूचर रेडी बनाने की सिमत एक बड़ा कदम है। ये स्कीम भारत को नई पहचान देने का अज़म है जो नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने की राह दिखाती है। तो नाजरीन, ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट स्किल लोन स्कीम के मुतालिक। हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। सर, बातचीत की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि पहले ये कि क्या है ये स्कीम और इसका मकसद क्या है, क्यों शुरू हुई? देखिए रिजवी साहब, ये जो स्कीम है हमारे प्रधानमंत्री साहब की, अभी आपने वीडियो क्लिप चलाई। जी जी। 2014 में जब प्रधानमंत्री साहब आए तो उन्होंने ये देखा कि देश में युवा मैन पावर बहुत ज़्यादा है, यूथ हर कैटेगरी में है, लेकिन वो जो पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसे हम एकेडमिक सिस्टम कहते हैं जी, वो कहीं ना कहीं हमारे आज की ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ नहीं था। दैट वॉज लैकिंग बिहाइंड। आप अगर अपने आसपास के बच्चों को देखें और उनसे पूछें कि आपने क्या कोर्स किया, वो कहेंगे सब BA हैं, MA हैं, MCOM हैं, MSc हैं, जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का पैटर्न है। जी। और अगर आप उनसे कहें कि बेटा अगर आप अभी नौकरी ढूंढने जाओगे तो क्या करोगे, उनका पहला कसब सरकारी नौकरी ढूंढेंगे। जी। सरकार आपसे क्या कराएगी, क्लर्क का काम कराएगी केवल। तो बेसिकली अब देश के निर्माण में देश की जो ज़रूरतें हैं आज की, उनमें आपका योगदान 0 हो रहा था। और जिस मैन पावर को हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा युवा देश है, वो युवा ही हमारे देश की प्रॉब्लम बन जाता। जी। तो मोदी साहब ने उस बात को 2014 में समझा, तो 15 से उन्होंने स्किल इंडिया का ये जो स्कीम है, इसकी डिफरेंट स्कीम्स उन्होंने शुरू की। उसी में 2015 में स्किल डेट स्कीम उन्होंने लेके आए। और उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी स्किल एजुकेशन करना चाहता है, कोई एज नहीं है उसकी, उसे 5,000 रुपये से लेके 7.5 लाख रुपए तक, जो पहले 1.5 लाख था, लेकिन अभी 2024 के बजट में निर्मला सीतारमन जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने उसको बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया। तो आप इतना लोन ले सकते हैं और कोई भी एजुकेशन जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं उसको सीख के। बट नेचुरल है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। तो इस देश के लिए आप एक एसेट बनेंगे, ना कि एक लाइबिलिटी बनेंगे। अच्छा सर, बात लोन की हो रही है, एक ख़ास जिसको कहते हैं स्किल ट्रेनिंग की बात हो रही है जी। तो उसमें दाखला जो लेते हैं लोग, तो कहाँ दाखला लें? जितने भी ITI हैं जी, पॉलिटेक्निक हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से एफिलिएटेड और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। आप उनसे कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लोन अवेलेबल है। अच्छा, तो ये जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सिर्फ वहाँ से कोर्स करने के पर ये लोन की सहूलियत है? बिल्कुल जी जी। और ज़रूरत क्यों है जी जी, लोन की ज़रूरत क्यों है? मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने आप को उसको लगता है कि यूट्यूब और कुछ देख के कि मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी पे अगर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर लूँ तो मैं उस कोर्स के थ्रू काम कर सकता हूँ, फोटोग्राफी का कोर्स कर सकता हूँ। अब उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा पाएँ, उसको वहाँ पे ट्रेनिंग का खर्चा बहन कर सकें। तो ये जो स्कीम है, इसमें वो बच्चा जब उसका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसके बाद ये जो एफिलिएटेड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFC वगैरह। सर, ये वही मेरा अगला सवाल ये था कि बोल तो कि पैसा कब मिले? एडमिशन के बाद जी, जब आपका नाम आ जाए लिस्ट में और आपका एडमिशन हो जाए
तब आप एलिजिबल होते हैं पैसा लेने के लिए। अब ये पैसा कहाँ से लें, मतलब उसके लिए किसी भी बैंक से ले सकते हैं या कहाँ से ले सकते हैं? जी, आज की तारीख में जितने भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो सभी इस स्कीम के अंदर आती हैं। और 2024 के बाद से NBFC भी जितनी हैं वो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लाइक मुथूट एक्सेट्रा वो भी इससे एफिलिएटेड है, नाउ अप्रूव्ड है। तो बच्चा जैसे ही वो किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन उसका होता है इंस्टीट्यूट में, उसको एक ऑफर लेटर मिलता है कि मिस्टर सो एंड सो यू आर हियर बाय एडमिटेड टू द सो एंड सो कोर्स। तो आप वो लेटर लेके बैंक में चले जाइए, जो भी आपकी नियर बाय बैंक हो, उस बैंक में जाके आप अपना एक कागज़ दे दीजिए और फिर वो आपको एक लोन के फॉर्म की कॉपी दे। सर यहाँ एक सवाल पैदा ये होता है सर कि बहुत से पेपर्स बैंक में चेक्स जमा होते हैं या बहुत से बिल्स जमा होते हैं, उनमें काफ़ी डिले होता है। तो ये जो फीस का मामला है इसके तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तो क्या बैंकों को ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप ये सच एंड सच पीरियड में इसको रिजॉल्व कर दीजिए? सरकार ने इस बात को समझते हुए इस स्कीम में ही एक प्रोविजन डाला हुआ है कि जिस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइनल तौर से एक्सेप्ट हो जाएगी उससे 6 दिनों के अंदर, 6 वर्किंग डे, 6 वर्किंग डेज में आपका लोन डिसबर्स होना है। अच्छा, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अगर बियॉन्ड दैट जाता है तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन सबमिट करना है या तो कोई प्रॉब्लम है, तभी आपका डिले हो सकता है, वरना आपका डिले नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन तो आपका वेट नहीं करेगा ना, जी, तो फिर वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसलिए सरकार ने उसमें प्रोविजन डाला है कि विद इन 6 days इट हैज टू पेड, बट इट इज वर्किंग डेज, छुट्टियां काउंट नहीं होती हैं उसमें। अच्छा सर, ये लोन की जो रकम होती है, रकम और कोर्स का ड्यूरेशन, ये शायद इसी पर डिपेंड करता है कि अमाउंट क्या होगा या नहीं, आपके कोर्स की जो भी फीस होती है, फीस 5,000 रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए तक की आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें केवल फीस देने से ही बच्चा स्किल नहीं होगा। जी। मान लीजिए आप अगर इलेक्ट्रिकल्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ इक्विपमेंट खरीदने होंगे आपको, वो कहाँ से लेके आएंगे? गरीब आदमी का बच्चा है, उसका पैसे ही नहीं है, तो वो उस तरह के इक्विपमेंट लेके नहीं आ सकता। जब वो इक्विपमेंट लेके नहीं आ पाएगा तो स्किल ही नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए आप अपने बच्चे को फैशन डिजाइनिंग में डालना चाहते हैं, अब फैशन डिजाइनिंग का बच्चा, उसको अपने लिए कपड़ा खरीदना है, बाकी चीजें खरीदनी है, वो कैसे खरीदेगा? फीस के अलावा भी और जो खर्चे हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है जो वो भी उसमें इंक्लूड है, बिल्कुल उसमें इंक्लूड है। तो आप जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो एक बजट भी सबमिट करते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट करते हैं, वो भी आप जमा करेंगे और वो देने के बाद बैंक आपको उतना लोन दे देगी। अब सर इसमें क्या कहते हैं, एक होता है कि कोलेटरल होता है या सिक्योरिटी होती है, इसके मतलब कुछ बताइए कि क्या कोलेटरल की या सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है? देखिए, अगर कोलेटरल की इसमें रख दिया जाता तो सरकार का जो पर्पस था स्किल का वो ख़त्म हो जाता। क्यों? अगर मेरे पास कोलेटरल, यानी मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि गिरवी रखने के लिए अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं सरकार की स्कीम में क्यों जाऊंगा, खुद ही जाके लोन ले लूंगा गिरवी रख के। तो सरकार ने इस सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था कि चीज़ें पूरी तरह से रोशन हो जाएं, नहीं, वाज़ेह हो जाएं हमारे नाजरीन के लिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार ने इस बात को पहले ही समझ लिया, इसीलिए उन्होंने उसमें से गिरवी रखने के लिए यानी कोलेटरल रखने की सीमा को 0 कर दिया। यानी आपको 1 रुपये का भी गिरवी नहीं रखना, कोलेटरल नहीं देना है, आपने एप्लीकेशन देना और आपको मिल जाएगा। और मैं आपकी बात को और बढ़ा दूं कि इसमें मार्जिन भी 0 है। यानी आपको अगर मान लीजिए आपने स्टेटमेंट में लिखा कि मुझे 2,80,000 रुपए का लोन चाहिए है, जी, और वो आपकी ज़रूरत के अनुसार बिल्कुल सही है, बैंक को लगता है कि वो बिल्कुल सही लोन है, तो वो आपको पूरा लोन देंगे। फीस का जो पैसा होगा वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को जाता है, लेकिन बाकी जो पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपना स्टडी मटेरियल और बाकी मटेरियल खरीद सकें। आपको कोई लोन नहीं देना है, ये आपका कोलेटरल बिल्कुल नहीं रखना है अपने पास, और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को भी इस बात के लिए आभार देना चाहूँगा कि आप जानकारी से कामयाबी जैसे जो प्रोग्राम आप चलाते हैं, ये बेसिकली दूर दराज में रहने वाले वो बच्चे जिनको सूचना नहीं होती और जिनके लिए ही ये प्रोग्राम होते हैं, ऐसी स्कीम्स होती हैं, उन तक आप यही मकसद है इस प्रोग्राम का। तो बहुत अच्छा स्टेप है आपका। और अगला सवाल ये सर कि एक बच्चा जो कि एडमिशन लेता है
तो फिर उसका EMI या जो अदायगी है वो कब से शुरू होती है? अगर आपने लोन 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक का अगर आपका लोन है, जी जी, तो आपको जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद, इसको हम कहते हैं मोरेटोरियम। मोरेटोरियम वो पीरियड होता है जब आपको अपना लोन नहीं चुकाना होता है। और ये जरूरी क्यों है? मान लीजिए अगर डे 1 से लोन चुकाने की इंस्टॉलमेंट बांध दी जाए तो वो गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लोन की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। और अगर कोर्स खत्म होते ही आपसे मांग ली जाए EMI, तो आप कैसे देंगे? आपकी तो नौकरी नहीं लगी। तो सरकार ये कहती है कि कम से कम 6 महीने तो आपको लगते हैं, इसलिए आप पहले नौकरी लग जाए आपकी और आपका इनकम हो जाए शुरू, तब फिर आप लोन का EMI कीजिए। मतलब कि आपने एडमिशन, आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, आपका रिजल्ट आ गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपको एक लेटर मिल गया एडमिशन के लिए, फिर आप लोन के लिए बैंक को संपर्क करते हैं, वहाँ जाते हैं, बैंक आपको लोन देता है और इतनी सारी सहूलियात सरकार की तरफ से आपको दी जा रही है कि कोई कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको छूट भी है कि आप कोर्स ख़त्म होने के 6 महीने से साल भर के बाद आपकी अदायगी शुरू होगी। इतनी सारी सहूलियात। सर, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी बेस रेट होता है बैंक का, जो हमारे टेक्निकल लैंग्वेज है उसे रेपो रेट, लिंक रेट कहते हैं, RRLR। लेकिन आप ऐसे मान लीजिए कि जो बैंकों का बेस रेट होता है, जी जी, उसके ऊपर 1.5% का आपको प्रीमियम देना होता है। अच्छा। तो मान लीजिए अगर रेपो रेट आपका 7% है तो आपको 8.5% देना पड़ेगा। तो बेस रेट 7% हो गया, 1.5% का प्रीमियम हो गया, तो आप इसको 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देंगे, जो कि आपको आपके कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने से 1 साल के बाद आपकी EMI शुरू होंगी। और पीरियड ऑफ जो लोन होगा वो मैक्सिमम 7 साल का होता है, जिसमें अच्छा, आपको ये पेमेंट करना होगा। और 7 साल के अंदर जी, और इसमें मोरेटोरियम की समय सीमा शामिल होती है। अच्छा सर, वो 1 साल या 6 महीना उसमें शामिल होता है? जी जी, 7 यानी साल मान लीजिए इफेक्टिवली आपको 6 साल मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। जी जी जी। अच्छा, अब अगला सवाल ये बनता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? जैसे हेल्थ सेक्टर है, IT सेक्टर्स है, तो अगर सेक्टर वाइज कुछ बताया जाए। देखिए, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बिजनेसेस पे ले सकते हैं जी। आप किसी भी ऐसे बिजनेस के लिए ले सकते हैं कि जहाँ पे नया बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं। आप ट्रेनिंग के लिए ले सकते हैं किसी भी तरह की। आप जो भी कोर्स आपको जिसके लिए आप लेना चाहते हैं, नेशनल स्किल जो काउंसिल है हमारी, उसके थ्रू अप्रूव्ड होने चाहिए। अच्छा। जो क्वालिटी कंट्रोल्स है NCQF, उससे एफिलेटेड कोर्स होना चाहिए, उसी के लिए आपको मिलेगा। सारे कोर्सेज के लिए नहीं मिलेगा। उसके अच्छा। पीछे कारण ये है कि आज की तारीख में समाज में, सोसाइटी में बहुत से छोटे छोटे कोर्सेज इधर उधर चलते रहते हैं, जिनका और बच्चों को पता भी नहीं होता है। तो ऐसे केस में अगर हर कोर्स के लिए कर देंगे तो इसका भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जी जी। तो सरकार ने उन्हीं कोर्सेज के लिए किया है कि जो कि इससे एफिलिएटेड हैं, इन कोर्सेज को अप्रूव्ड है। तो आप मान लीजिए जो भी आपकी पॉलिटेक्निक करा रही है, ITI करा रही है, कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस करा रहे हैं, बट वो सभी AICT या NSDC से एफिलिएटेड होना चाहिए। अप्रूव्ड कोर्सेज चलाएंगे, उसी में आपको मिलेगा, बाकी का पैसा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इसमें चूँकि एक पूरी स्कीम है, तो इसमें जाहिर है कि सिर्फ मिनिस्ट्री का नाम हमने नहीं लिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस मिनिस्ट्री के अलावा भी बैंक्स की भी शामिल हैं और फिनांस मिनिस्ट्री भी शामिल है। इस मुतालिक बताएं, ये जो तीन हिस्से हैं, इनका एक मिला जुला एफर्ट है ये इस स्कीम के लिए। सर, इस पर कुछ रोशनी डालिए। जी। इस स्कीम के 2 साइड हैं जी। एक बच्चा है, बच्चे को एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूशन है, और तीसरा आ जाता है उसको देने वाला उसकी फीस। अब फीस को फंड करने वाला तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही हो सकता है, सरकार तो हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या बैंक जो RBI से कनेक्टेड है, RBI अप्रूव्ड है, RBI फंडेड है, वही इस तरह की स्कीम को फाइनेंस कर सकता है। दूसरा,
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, जो कि NSDC जो है उसी का एक यूनिट है, उसके थ्रू वो सर्टिफिकेट क्वालिफाई होना चाहिए। और तीसरा है बच्चा जो बेनिफिशियरी है। तो ये 3 लोगों को ध्यान में रखते हुए स्कीम काम करती है, तीनों के ही इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। और इसीलिए आपके बच्चों की जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा कोई कोर्स करना चाहता है, उसके लिए फ़ंड के लिए क्या करना चाहिए जी। तो जो पहला प्रोसेस है, पहले वो ये पता करे कि जिस कोर्स में वो एडमिशन लेना जा रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जा रहा है, कि वो क्या NSDC या स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं जी। मान लीजिए आपने ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जो NSDC से क्वालिफाई नहीं करता है, अप्रूव्ड ही नहीं है, तो आप इस स्कीम में पार्टी नहीं बनते। तो पहले ही स्टेप पे आप बाहर हो गए। दूसरा है कि आपका वहाँ एडमिशन होना चाहिए। एडमिशन का जो ऑफर लेटर मिलेगा उसके बाद ही आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे जी। और तीसरा स्टेप होता है कि आप जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहाँ पे जी, तो जब आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको अपना ऑफर लेटर, जो स्कूल का एडमिशन लेटर है, उसको आपको दिखाना होता है। उसके साथ साथ आपको अपना जो फॉर्म एक होगा, लोन फॉर्म, वो आपको भरना है, जिसके साथ साथ आपको अपना सर ये मेरा सवाल था। हाँ, ये मेरा सवाल था कि अब बैंक जाते हैं तो कौन कौन से कागजात लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं? जी जी, जी। मैं वही इसमें कंटिन्यू कर रहा था। जी जी। देखिए, आप बैंक जाएंगे तो बैंक तो आपसे हमेशा 3 चीज़ें पूछता है। मैं इस स्कीम से बाहर की भी बात बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। बैंक जो होगा वो हमेशा आपसे 3 चीज़ें पूछना चाहता है, जिसे हम जनरली कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर। बैंक पूछता हु आर यू, भाई साहब हैं कौन? तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ? तो मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, इनके थ्रू हम बताते हैं कि हम हैं कौन जी। अब हमारी फोटोग्राफ फॉर्म में लगनी है, तो 2 पासपोर्ट साइज या 5 पासपोर्ट साइज आपको अपनी फोटो लगानी है उसमें और जमा करानी है। अब वो कहते हैं कि किस पर्पज के लिए आपको लोन चाहिए, व्हाई यू वांट अ लोन। तो व्हाई यू वांट अ लोन, इसलिए आपको सरकार आपको ये जो लेटर मिला है स्कूल या कॉलेज से, आप वो लेटर उनको थमा दीजिए कि साहब ये लेटर है, इसके लिए मुझे इसकी फीस पेमेंट के लिए। अब वो पूछते हैं कितना लोन चाहिए, तो क्योंकि केवल फीस तक लिमिटेड नहीं है, तो फीस के अलावा फिर आप एक स्टेटमेंट बना के देते हैं कि मुझे इस स्कीम के साथ साथ मुझे किताबें खरीदने के लिए, मुझे टूल्स खरीदने के लिए भी इतना इतना पैसा चाहिए। तो वो पूरा एक स्टेटमेंट बना के आप जमा कराएंगे, तो फिर बैंक की जो टीम उसको वेरीफाई करती है कि भाई जेन्युइन है या आपने इन्फ्लेट कर दिया उस चीज़ को। मान ली 50,000 की चीज़ को आपने 1.5 लाख लिख दिया है, तो बैंक उसको अपने हिसाब से वेरीफाई करेगी एंड देन दे अप्रूव योर लोन अमाउंट। अब तीसरा क्वेश्चन बैंक पूछता, भाई साहब आप इसे पेमेंट कैसे करेंगे? तो आप फिर बैंक के पास अपना वो जो स्कीम है वो लेके जाते हैं। एक तरह से बैंक को ऑलरेडी पता होता है स्कीम क्या है, तो उस स्कीम में वो बैंक कहता भाई सरकार ने हमें गारंटी दे रखी है, नेशनल जो क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत और स्किल गारंटी का, उसमें 100% जो लोन का अमाउंट है वो सरकार गारंटी करती है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई बच्चे ने कोर्स किया, उसकी नौकरी लग गई या नहीं लगी, बच्चा इंसॉल्वेंट हो गया, घर वाले इंसॉल्वेंट हो गए, या बच्चा खुदा ना खास्ता ऊपर चला गया, हाँ लोन का मामला, तो लोन कौन पेमेंट करेगा? बैंक को नुकसान हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, जो NSDC है उसके पास जाएंगे और उससे वो लोन का अमाउंट रिफंड ले लेंगे। तो बेसिकली बैंकों का इसमें कोई रिस्क नहीं है, सरकार इसकी गारंटी देती है। तो वो जो बच्चा है उसको आराम से आसानी से लोन मिल जाएगा। वो चाहे तो स्किल मित्र पे जाके, ऐप ऑनलाइन जाके, वेबसाइट पे जाके भर सकता है फॉर्म, अदरवाइज वो किसी भी बैंक में चला जाए, वहाँ जाके फॉर्म भर दे। और बैंक को सरकार ने ड्यूटी बाउंड बनाया है कि आपको 6 दिन के 6 वर्किंग डेज में इस लोन को पेमेंट करना ही करना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की मदद हो जाएगी, बच्चा डरेगा नहीं, उसका एडमिशन भी डिले नहीं होगा, तो उसका आराम से एडमिशन हो जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब सर एक सवाल बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स या जैसे कोई भी काम होता है तो एक ज़िला स्तर पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो
उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट का किस तरह से ये फंक्शन कैसे करता है सर, एक ज़मीनी सतह पे कैसे फंक्शन करता है? मान लीजिए आप दिल्ली जैसे शहर में नहीं रहते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में मान लीजिए मिर्ज़ापुर में रहने वाले हैं। जी जी जी, है ना, मैं सुदूर का जिला ले लेता हूँ। अब मिर्ज़ापुर में रहने वाले बच्चे को अपने लोन के लिए अप्लाई करेगा, जैसे दिल्ली वाला करेगा वैसे वो भी करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक वाला मना करे तो क्या करे? तो नोडल एजेंसी हर चीज़ की, हमारा जो भारत सरकार का ओम्बड्समैन है वो होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो उसके पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती हैं उसका नोडल ऑफिसर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, अगर कोई और व्यक्ति अपॉइंट ना किया जाए। तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी IAS जो आका है उसके पास आप जाइए और अपनी कंप्लेंट कर दीजिए, वो इस मैटर को देख के आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। सर ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? मेरा सवाल ये था कि सिलाई में आपने बताया सर कि लड़के को रिज़ल्ट मिल गया, अब वो बैंक की तरफ गया, तो क्या एक इस स्कीम का एक फॉर्म होगा, फॉर्मेट होगा, ये बैंक में पहले से अवेलेबल होता है या कि उसे कहीं किसी दफ्तर से लाना होता है? नहीं, बैंक में ही अवेलेबल होता है। और अगर मान लीजिए बैंक में उस समय प्रिंट आउट नहीं है तो आप जो उसकी साइट है, वेबसाइट है, स्किल इंडिया की साइट से प्रिंट आउट निकाल के आप उसको दे सकते हैं। इवन आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जरूरी नहीं स्किल मित्र करके है वेबसाइट, आप वहाँ जाके ऑनलाइन भर दीजिए, आपको कोई समस्या होने वाली उसमें नहीं है। अब सर बात यहाँ से इसका दूसरा रुख देखते हैं सर। गवर्नमेंट की स्कीम आई, लोगों ने उसमें अप्लाई किया, बहुत से लोगों को लोन मिला, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। क्या डेटा क्या कहता है सर, इससे क्या क्या असरात हुए हैं, कितना चेंज आया है सर, इसके इफ़ेक्ट के बारे में बताइए सर। देखिए, सरकार की इस स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, तो बच्चे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं जी। तो सरकार का इसको एडवर्टाइज करना, इस लिहाज से आपका जो आज का प्रोग्राम है ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े स्तर पे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, और स्पेशली जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई ऐसी स्टडी करी नहीं है कि इस स्कीम से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है एग्जैक्टली, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि ऐसी कोई स्कीम सरकार ने कोई सर्वे किया हो, ऐसा कुछ नहीं किया अभी। और ये भी था कि अभी तक केवल 1.5 लाख रुपए तक ही इससे दिए जाते थे, तो बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा जो कोर्सेज थे उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब 7.5 लाख करने से क्या है कि कई डिग्री जो प्रोग्राम है, इवन जैसे B.Tech की डिग्री है, वो भी कई इंस्टीट्यूट्स की डिग्री इसमें कवर्ड हो जाएगी। आप उसकी फ़ीस दे सकते हैं, डिप्लोमास की फ़ीस दे सकते हैं, और जो बैंकिंग सेक्टर या हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए कोर्सेज हैं, या आप मान लीजिए कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए कोर्सेज हैं, जो महंगे कोर्सेज हैं, वो इसमें कवर होने से बच्चों को ट्रू सेंस में अब वो अपनी इस एजुकेशन को ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव हो गई ये योजना। अच्छा, अब अगला सवाल ये है सर कि हमने बच्चों को कर्ज दिया स्किल एजुकेशन के लिए, अब इसमें कई कैटेगरी होगी सर। कुछ लोग जैसे वुमेंस के लिए मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोविज़न किसी और तबके के लिए, इस तरह का कुछ है छूट देने की जहाँ तक बात होती है, जैसे औरतों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न, ऐसा कुछ? देखिए, इस स्कीम में ऐसी कोई छूट किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई, ये सबके लिए एक समान है, उसमें कोई भी विशेष छूट नहीं है। चाहे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, या आप दिव्यांग हैं, या आप UR कैटेगरी से हैं, EWS, सभी को सेम फैसिलिटी दी गई, सेम रूल्स अप्लाई करते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जब बच्चा लोन का फॉर्म भरेगा तो उसका को-बारोवर उसका पेरेंट होगा। अच्छा, ये उसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मान लीजिए मैंने जैसा कहा बच्चे के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो लोन की रिपोर्टिंग कौन करेगा, तो इसलिए वो को-बारोवर उसके पेरेंट्स को भी बनाया जाता है। तो एक बहुत
अच्छी बड़ी मुफीद स्कीम उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जिनकी इकोनॉमिक हालत वैसी नहीं है मगर उनकी ख्वाहिश है कि कोई अच्छी वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं पेशेवराना तालीम हासिल कर सकें और उससे आगे बढ़ सकें। सर, आपको नहीं लगता कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इसकी जो खाई थी, इसका जो गैप था, इसको ये स्कीम या इस जैसी और स्कीम्स इसको पाटने का काम कर रही है, या जो आपने अभी पहले शुरुआत में ही कहा कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो यूथ है हमारा, उसको हम पूरी तरह से इस स्कीम के थ्रू या ये जो स्किल इंडिया मिशन के थ्रू पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर पाएंगे आगे मुल्क की तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए? जी देखिए, ये हम और आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसका युवा होता है। बिल्कुल सर। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि वही युवा आपका डिस्ट्रॉयर भी होता है। अगर वो सही हाथों में ना हो, सही स्किल्ड ना हो, सही ढंग से उसको स्किल सेट या एजुकेशन ना मिले। वही बात मैंने कही कि सर, एक तरफ एजुकेशन है और एक तरफ एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, इसमें काफ़ी गैप हो रहा है सर। सही तरह की, जी, मैंने एक शब्द यूज किया, सही तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। जी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी बताइए। 2007-8 में मैं जो एक इंडिया टुडे समिट होती है जो ताज होटल दिल्ली में होती है, मैं उस समिट में था और वहाँ पे आनंद महिंद्रा साहब भी मौजूद थे। जी। आनंद महिंद्रा साहब मेरी ही टेबल पे बैठे थे साथ में, तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू डिस्कस विद हिम। सो जब हमारा इंट्रोडक्शन है, उन्हें पूछा तो मैंने कहा मैं DU से हूँ। तो उनका जवाब था कि सर, आप जो सिखाते हैं वो हमें चाहिए नहीं, जो हमें चाहिए वो आप सिखाते नहीं हैं। उनका ये स्टेटमेंट जो इंडस्ट्री है और जो एजुकेशन है, इनके बीच के गैप को दिखाता है। जब मैंने उनसे कहा कि सर IITs हैं, हम DU हैं और बड़े इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने कहा हम कितने IITians अफोर्ड कर सकते हैं कंपनी में, हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो अगर कार खराब है तो उसके नीचे जाए, पता करे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉर्ट आउट कर दे। अगर हम IITian रखेंगे, वो पूरी तरह से उस पर रिसर्च करेगा, फिर बताएगा ये प्रॉब्लम है। मुझे तो काम करने वाला चाहिए, रिसर्च करने वाला नहीं चाहिए। वो तो हम अपनी कंपनी में 1 या 2 बंदा रख लेंगे। सो ये जो स्कीम है, ये उसी तरह का वर्कफोर्स पैदा करने के लिए है जो स्किल्ड हो और उस स्किल से काम कर सके ग्राउंड पे जाके। मान लीजिए आपने फ्रिज टेक्नोलॉजी में, रेफ्रिजरेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले लिया, अब आपको आता है पॉलिटेक्निक से कोर्स करके कैसे ठीक करें, तो कल आप कोई छोटी दुकान खोल के बैठ सकते हैं जहां आप ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी सीख ली, तो आप ड्रोन कंपनी में काम भी कर सकते हैं, उसके अलावा उसको रिपेयर मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर लेंगे तो आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं, लैपटॉप ठीक कर सकते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप नर्स का काम कर सकते हैं, आप दूसरे टेक्निकल असिस्टेंट्स का काम कर सकते हैं। तो ये जो स्किल्स हैं डिफरेंट, वो सीख लेंगे तो जो इंडस्ट्री की जॉब रिक्वायरमेंट है और आपकी जो जॉब क्वालिफिकेशंस हैं, दोनों मैच कर जाएगी, ये मैच कर जाएंगे। तो जो आपका सवाल था शुरुआत में कि गैप, वो गैप खत्म हो जाएगा और जो देश की चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो चिंता है, वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाएगी। हाँ, यही मैं कह रहा था कि मोहतरम वज़ीर आज़म मोदी जी का जो विज़न है, इतना ब्रॉड विज़न है, इसकी अहमियत यही समझ में आती है कि कैसे हम स्किल को जोड़ें और एम्प्लॉयमेंट को और पैदा करें, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। अब सर, इससे दूसरे जानिब चलते हैं सर। बात हो रही थी स्टैंड अप स्कीम की सर, इस पर कुछ रोशनी डालिए और थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। जी सर। देखिए, जिस तरह से सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की बात की, उसके लिए लोन की बात की। जी। अब मान लीजिए आपने स्किल तो ले लिया और अब आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, यानी स्टैंड अप इंडिया होना चाहते हैं, जो सरकार की दूसरी स्कीम है। जी, इस स्कीम से थोड़ा ऊपर की स्कीम है। हाँ, और इसी के तसलसल में, इसी के सीक्वेंस में। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा कि कनेक्टेड। अब वो बच्चा सर्टिफिकेट तो करके आ गया, नॉलेज ले लिया, अब वो बिजनेस शुरू करना चाहता है।
अब अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास पैसे चाहिए। मैं अपने माँ बाप के पास जाता हूँ कि पापा मुझे 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए दे दो, या बिजनेस में मेरे 15 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए लगेंगे। पापा आपके कहते हैं कि बेटा आपको तो पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, वो आपने लोन लेके पढ़ा हुआ है। तो यानी वो आपका सोर्स कट गया। आप किसी बैंक के पास जाते हैं कि साहब हमें बिजनेस करना है, लोन दे दो। बैंक कहता भाई साहब अभी तो लिया आपने, अभी आप धंधा शुरू करो, थोड़ा टर्नओवर बढ़ाइए, क्रेडिटबिलिटी अपनी क्रिएट करिए, फिर हम आपका टर्नओवर वो सब देखेंगे, फिर लोन देंगे। यानी अगले 2-3 साल का समाप्त आपके। तो जब आपका बिजनेस होगा ही नहीं तो आप उसे कराएंगे, शुरू कैसे करेंगे जी। वो भी धंधा खत्म हो गया। आप किसी प्राइवेट लाला के पास जाएंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार देगा। वो कहेगा कि भाई पहले तो लोन बाद में दूंगा, पहले आप मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए लाइए, कोलेटरल लाइए। मोदी साहब ने इन तीनों ही समस्याओं को समझते हुए वो जो हमारा अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी है, जो एससी है, एसटी है और वुमेन है, जनरली इन 3 के लिए प्रॉब्लम होती है। वैसे प्रॉब्लम तो समाज में सबके लिए होती है, लेकिन इन 3 के लिए ज़्यादा होती है। तो सरकार ने इन 3 लोगों के लिए, 3 कैटेगरी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू की। इसमें 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का लोन देने की, किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको लोन मिल सकता है जी, और आप उससे अपना बिजनेस कर सकते हैं। फिर इसमें सर मॉरेटोरियम की बात होती है सर? सर 1.5 साल तक की है जी, 18 महीने तक का मॉरेटोरियम है। आप बिजनेस स्टैब्लिश करिए, 18 लोन के बाद बिजनेस 18 महीने में करिए, आपको कोई लोन की EMI नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। 18 महीने में आपका धंधा जम जाएगा, फिर आप देने लगिए। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, वो जो बेस रेट है उसके ऊपर 3% प्लस टर्नओवर का प्रीमियम है जी जी। ये तो बैंकिंग के सेक्टर में है, लेकिन अगर किसी NBFC से लेने जाओगे तो 21% से ज़्यादा वो किसी कीमत पे आपसे इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर रूल है। और एक चीज़, इस लोन का दुरुपयोग ना हो, फर्जीवाड़ा ना हो कि कोई नॉर्मल व्यक्ति लोन ले आके केवल SC ST को व्यक्ति को नाम पे रखे पार्टनरशिप में और ले ले। इसके लिए क्या चेक्स लगाए हैं सरकार ने? क्या किया इसके लिए जी जी। कि इसमें उन्होंने कहा कि आप 51% यानी जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो SC ST या वुमेन के पास होना चाहिए, और ये लोन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही मिलेगा। लेकिन सरकार ने यहाँ एक और स्कीम रखी कि कोई व्यक्ति इस लोन को दुरुपयोग ना कर सके, तो आपका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक होगा। आपने पहले कभी NPA ना हुआ हो, आपने बैड डेट्स नहीं किया हो कभी, तो आपको ये लोन मिल जाएगा। इसका प्रोसेस वही है जो पिछले वाले का था कि आप बैंक में जाइए, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराइए, बैंक की एक टीम होती है जो प्रोजेक्ट वेरीफाई करेगी। उसके बाद अगर वो वेरीफाई हो गई तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके जितना रिक्वायरमेंट बनती है उसका 75% तक आपको देती है। अच्छा, बाकी जो पैसा है वो सरकार आपको 75% गारंटी देती है, 15% का सरकार मार्जिन देगी जो आपके क्रेडिट गारंटी है, और 10% आपका खुद का भी पैसा उसमें लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका खुद का पैसा नहीं लगा हुआ है तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए सरकार कहती है आपका अपना भी स्किन इन द, हम इसे कॉमर्स की भाषा में कहते हैं स्किन इन द गेम। अच्छा, अगर आपकी स्किन गेम में नहीं है तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे। आप कहेंगे तो सरकार का पैसा डूब जाए तो क्या फर्क पड़ता है। सो दैट इज वाई आप स्किन इन द गेम के लिए 15% अपना लगाइए, 10% सरकार का मार्जिन है, तो टोटल 25% बैंक नहीं देती। बैंक आपको 75% तक लोन देती है, बाकी अपना पैसा लगा के इसको आप, यानी कि जो लोग जो इस स्कीम के तहत आते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, उन लोगों को इन शर्तों के तहत लोन इस स्कीम में मिल सकता है। तो बात यहाँ से निकली थी कि स्टूडेंट्स को कैसे स्किल लोन स्कीम के तहत फ़ायदा होगा, और बाद में फिर ये कि अगर वो फिर एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो फिर उसके लिए माली मदद कहाँ से आएगी। सर, ये सारी चीज़ें जो लागू हो रही हैं, इनमें कुछ परेशानियां, कुछ अड़चनें, कुछ कठिनाइयां क्या क्या हो सकती हैं जो फेस करते हैं बैंक्स भी और स्टूडेंट भी?
बैंक के लेवल पे तो एक ही परेशानी आती है कि कई बार उनके पास जो लोन देते हैं वो रिकवर नहीं हो रहा होता। अच्छा। तो उनका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि सरकार 75% गारंटी देती है, उतना आप लोन देते हैं तो आपको वहाँ से पेमेंट मिल जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है तो उनका NPA बढ़ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा बैंकों को इस विषय में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अब आ गई समस्या कि वो जो व्यक्ति है जी, वो जो ले लेता है उसके लिए जी, कई बार कुछ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको घुमाते हैं और कुछ आपसे पैसे या कुछ और लेने की कोशिश करते हैं। उस विषय में सरकार ने बैंकिंग ओम्बड्समैन बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके कंप्लेंट कर दीजिए तो आपकी चीज़ें बगैर प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आपका काम हो जाता है। दूसरा जी, चाहे वो स्किल लोन हो या स्टैंड अप इंडिया लोन हो, दोनों ही केसेस में जी, इट इज़ द बेनिफिशियरी जिसको जाके वहाँ पे पंप करना है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने फॉर्म भर दिया मुझे पैसा मिले। आप जाके नॉक द डोर करिए ना, आप जाके वहाँ बोलिए, सवाल पूछिए। आप अपने घर बैठ के सोचें कि मैंने एक बार एप्लीकेशन भर दी मुझे मिल जाए, तो नेचर है एक सामने वाला बैंक वाला नहीं दे रहा आपको, तो आप वहाँ जाइए, क्योंकि इसमें बैंकों के लिए मार्जिन बहुत कम है। आपको मैंने बताया बेस रेट के ऊपर 3% जी, और वो दूसरों को लोन दे रहे हैं 14-15% पे, आपसे बहुत ज़्यादा 18% तक लोन दे रहे हैं इंटरेस्ट पे। तो आपको देने में इंटरेस्टेड नहीं ना, तो आप जाके बैंक को बोलिए बार बार और कहिए नहीं राइटिंग में दीजिए, आप उसको उठा के बैंकिंग ओम्बड्समैन पर कंप्लेंट कर दीजिए। हार्डल है, टेक्निकल हार्डल जिसको कहिए, कि बैंक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सूद नहीं है। हाँ। मगर सर कोई गवर्नमेंट की ऐसी मशीनरी है जो कि बैंकों को इस तरह से अपने गाइडेंस में रखती है कि सारा लोन कायदे से डिस्पर्स हो सके? मैंने आपको बताया कि बैंकिंग ओम्बड्समैन नाम की एक संस्था होती है। बैंकिंग ओम्बड्समैन में तो सर फाइनली एक स्टूडेंट जाएगा, मगर कोई ऐसा कि बैंक भी आगे बढ़ के और अपनी खुशी और इस स्कीम को और ज़्यादा लोगों तक वो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्बर्स हो इस स्कीम के तहत, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बैंक हमेशा ये देखती है कि उसको इंटरेस्ट कहाँ से ज़्यादा आएगा। जी, जब नॉर्मल बिजनेस वाले लोन ज़्यादा नहीं होंगे तो वो आपको लोन देंगे उस समय। देखिए, अल्टीमेटली बैंक का प्राइमरी फोकस होता है सेफ्टी ऑफ द मनी। अगर उसको पता है कि सेफ्टी ऑफ मनी है तो वो आपको लोन देने में पीछे नहीं हटते। सो दिस इज़ व्हाट द रीज़न कि बैंक्स हमेशा आपको लोन देते हैं। आप जाइए, मैंने पहले ही कहा कि आप बैंक में जाइए, नॉक द डोर, उनसे जाके मांगिए, बोलिए, वो आपको लोन का अमाउंट उनसे मिलता है। सर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जी, वो ये कि इंस्टीट्यूशन भी इसमें काफ़ी मैटर करता होगा, कि कोई IIT कहीं का है या कि कोई ITI पॉलिटेक्निक जो रिनाउंड है, जिसका एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, जो ज़्यादा जिसके यहाँ से बच्चे नौकरी पाते हैं, उनका कुछ उस हिसाब से बच्चों को थोड़ा आसानी होती होगी। जी, आपकी बात ये काफ़ी हद तक सही है। देखिए क्या होता है, कई कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस अपने साथ कुछ बैंकों को एसोसिएट कर लेते हैं। जनरली अगर बैंक के अंदर उनकी ब्रांच है तो वो क्या होता है, वो जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाता है जी, उसमें इंटरनल एक हाँ, जैसे कि आप IIT में एडमिशन लीजिए, रिक्शे वाले का बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है, उसको दौड़ना नहीं है, केवल एप्लीकेशन भरेगा और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ टीचर्स इंचार्ज होते हैं जो इस काम के, जो वो आपका फॉर्म बढ़वा देते हैं आगे और आपका काम फटाफट हो जाता है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस जो बैंक वगैरह से कनेक्टेड नहीं हैं, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कि वो मामला डिले हो। मैं आपको जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, अगर वो IIT से, किसी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से, किसी कॉलेज से कनेक्टेड है जी, तो वो क्या होगा, फॉर्म जाएगा, उसको पता है कि कॉलेज में कौन सा व्यक्ति है जो इस एडमिशन पे फॉर्म पे साइन करता है, दे नो, तो उनका वेरिफिकेशन बच जाता है। नहीं तो एक दिन तो वेरिफिकेशन लेगा कि ये जो ऑफर लेटर जनरेट हुआ है वो ऑफर लेटर एक्चुअल है या फेक है।
दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। हाँ, एक प्रोसेस रहता है, एक चेन सा बना होता है जी जी, जो एक मशीनरी पहले से चल रही होती है तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट वो जल्दी हो जाता है, डाउट खत्म हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई ये पूरा जो प्रोसेस है, बैंक्स और इंस्टीट्यूशन आपस में जब मिल जाएं तो वो जल्दी काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें करप्शन होने के भी चांसेस होते हैं। जी जी, ठीक है, तो कई बार उनका नाम मिलना भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये भी देखा गया है जी। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, दोनों पहलू हैं, सही भी है गलत भी है। जी जी, सही ये है कि बच्चे को या किसी को भी तुरंत लोन मिल जाएगा, लेकिन गलत कई बार ये होता है कि कॉलेज और वो बैंक दोनों मिल गए, बच्चा पिक्चर में ही नहीं है, उसको लोन भी मिल गया और बाद में 2-3 साल बाद पेमेंट हो गया। बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए और इस स्किल लोन स्कीम के तहत गुफ्तगू हुई। बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंच गई होगी नाजरीन। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और इसी तरह की स्कीम्स पर हम अपनी ढेर सारे प्रोग्राम्स आगे भी लेकर हम आते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे और इस प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।